दोस्तों नमस्कार। केदारनाथ उपचुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया है कि मौजूदा दौर की सियासत में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही सत्ता और सियासत के असल बाजीगर भी हैं और सिकंदर भी हैं। दोस्तों नमस्कार। द जुड़ा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। आप जानते हैं केदारनाथ के उपचुनाव को लेकर किस तरह से विपक्ष आक्रामक था और पिछले कई महीनों से आक्रामक होकर के बीजेपी धामी सरकार को निशाने पर लिए हुए था और इसकी पटकथा थी बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में ठीक लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को कामयाबी हासिल होना। यानी कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि बद्रीनाथ मंगलौर को वो केदारनाथ में भी रिपीट करके दिखाएगी और उपचुनाव में जीत की हैट्रिक लगाएगी। लेकिन जिस अंदाज में नतीजे आए हैं वो चारों खाने चित नजर आ रही है और इस पूरी जीत के पटकथा के जो असली रचयिता है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, क्योंकि सत्ता भी उन्हीं की स्टेक पर लगी हुई थी। आप जानते हैं करीब 53,500 के आसपास वोट पोल हुए थे, जो टोटल 90,000 प्लस की जो वोटिंग कैपेसिटी थी केदारनाथ की। उसके बाद जिस अंदाज में 23,814 वोट आशा नोटियाल बीजेपी कैंडिडेट को मिले हैं और कांग्रेस कैंडिडेट मनोज रावत मात्र 18,192 वोटों पर सिमट गए हैं और कहीं बेहतर प्रदर्शन करके सबको चौंकाया है, तो निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह चौहान ने जो 9,311 वोट ले गए और इस तरह से 5600 से ज्यादा वोटों से 5622 वोटों से 5,622 वोटों से बीजेपी ने कांग्रेस को केदारनाथ की सियासी पिच पर धूल चटा दी है। तो जाहिर तौर पर समझा जा सकता है इसका पॉलिटिकल माइलेज सबसे ज्यादा किसे मिलने वाला है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिल रहा है। जैसा हमने पहले कहा कि सत्ता भी उन्हीं की स्टेक पर लगी हुई थी, क्योंकि ये जो केदारनाथ का उपचुनाव था ये कोई साधारण चुनाव नहीं था। पूरे देश की इस पर नजरें थी, खासतौर पर जो बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व है वो भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ देख रहा था कि इस अग्नि परीक्षा में वो पास होते हैं या फेल हो जाते हैं। और जिस तरह से बीजेपी कॉरिडोर से लेकर के प्रदेश के सत्ता के ही नहीं तमाम पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में यही चर्चा थी कि अगर केदारनाथ बीजेपी चूक गई बद्रीनाथ की तर्ज पर तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी शायद ही फिर सुरक्षित रहे। तो क्या समझा जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का, जो घर और बाहर के दोनों तरफ के हैं, उनको करारा जवाब देते हुए केदारनाथ की सीट को विपरीत हालात में जीत कर दिखाया है। केदारनाथ की सीट कांग्रेस के लिए बड़ा अवसर हो सकती थी, क्योंकि जिस तरह से पहले जो बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर निर्माण का जो बखेड़ा खड़ा हुआ, फिर यात्रा के बाद इंतजामी की तस्वीरें सामने आई और फिर केदारनाथ यात्रा में ही आपदा के निशान भी दिखाई दिए और उसके बाद बहुत सारे आरोप सरकार पर लग रहे थे। उस हालात में जब कुलदीप रावत बागी सुर अपनाए हुए थे, ऐश्वर्या रावत बागी तेवर दिखा रही थी, तब दोनों को मैनेज करने से लेकर के पूरे हालात को मैनेज करते हुए यह समझा जा रहा था गढ़वाल में पुष्कर सिंह धामी के लिए हॉस्टाइल सिचुएशन है। उन तमाम पॉलिटिकल समीकरणों को धता बताते हुए जिस अंदाज में आशा नोटियाल को मुख्यमंत्री ने जीत दिलाई है, इसका असर दूर तलक जाने वाला है और देर तलक रहने भी वाला है। क्योंकि कांग्रेस को समझना होगा कि क्या जिस अंदाज में त्रिभुवन सिंह चौहान को पहले ही चुनाव में थोड़ी सी तैयारी के बाद, जिस अंदाज में बिना संसाधनों के चुनाव लड़ने के बाद बॉबी पवार के समर्थन से जिस तरह से 9,311 वोट मिल जाते हैं, ये क्या इंडिकेट करता है? क्योंकि जब आप एक तस्वीर देखते हैं तो 53,500 वोटों में से 23,000 प्लस वोट अगर बीजेपी को मिले हैं तो यानी उसके खिलाफ भी बहुत सारा वोट गिरा है। तो क्या इन 30-32,000 वोटों में से कांग्रेस कुछ बड़ा वोट का चंक हासिल नहीं कर सकती थी? ये सवाल अपने आप कांग्रेस के भीतर भी उठना लाजमी है। विपक्ष के वोटों का बिखराव है वो बीजेपी की जीत का बड़ा कारण बना है, ये गणेश गोदियाल ने माना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी सिचुएशन कैसे बन पाई? जब मुद्दे आपके पास बहुत अच्छे थे तो फिर कैसे आप मात खा गए, वोट कैसे बिखर गए? तो क्या समझ रहे कि इस जीत के मायने क्या है? इस जीत के सबसे बड़े मायने यही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस करेंगे, ताकतवर होंगे भी, वो दिखाई भी देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख से जुड़ी हुई केदारनाथ सीट को बिल्कुल विपरीत हालात में मुख्यमंत्री ने जीत करके दिखाया है। कांग्रेस के अपने आरोप हो सकते हैं कि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया, ये आरोप हर राज्य सरकार पर लगता है, कोई नया आरोप नहीं। जब भी उपचुनाव होता है तो किसी भी राज्य सरकार
पर यह आरोप लगना सबसे आसान बात होती है, लेकिन असल बात है नतीजे। नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं, जीत बीजेपी को मिली है और अच्छी खासी जीत मिली है। कोई 1000-1500 वोट वाली जीत नहीं थी। अगर 1000-1500 वोट से बीजेपी जीतती तो कहा जा सकता था कि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके शायद सत्ताधारी दल ने अपने प्रत्याशी को जिता लिया, लेकिन 5000 प्लस की जीत है, ये अपने आप में बड़े मायने रखती है। सबसे बड़ी बात यह कि क्या इसके बाद जो बीजेपी के भीतर जो मुख्यमंत्री के विरोधी हैं वो अब थोड़ा शांत पड़ जाएंगे, वो चारों खाने चित हो चुके हैं, या फिर सवाल कांग्रेस के उन शत्रपों के सामने भी उठना चाहिए कि जिस अंदाज में लगातार यह आरोप कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर लग रहा है कि क्या वो मित्र विपक्ष की भूमिका में है, यह भी देखना होगा। सवाल यह भी देखना होगा कि कांग्रेस को किस तरह का तबका वोट कर रहा है। क्या कांग्रेस को पहाड़ों पर अब सिर्फ दलितों के सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, मैदान में उसे मुस्लिम वोट सबसे ज्यादा मिलते हैं, जो अगड़ा वोटर है, ठाकुर ब्राह्मण वोटर है या दूसरा अगड़ा वोटर है, वो कितनी बड़ी तादाद में अब कांग्रेस को मिल पा रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस चुनाव ने इस सवाल को भी खड़ा किया। नहीं, बहुत सारे प्रश्न है। प्रश्न गणेश गोदियाल की सियासत के सामने भी है कि क्या केदारनाथ के इस उपचुनाव के बहाने गणेश गोदियाल को किनारे लगाने की कोशिशें कांग्रेस के भीतर से हुई है, या फिर यह भी समझा जाए कि हरक सिंह रावत जैसे दिग्गज, जिनको आखिरी वक्त में खुद प्रदेश की प्रभारी ने कहा था, कुमारी शैलजा ने फोन करके पूछा कि क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे, उसके बाद वो पीछे हट जाते हैं। ये बताता है कि उत्तराखंड में ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां कांग्रेस के पास मजबूत और जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट भी नहीं है। ऐसे हालात में वो 2027 की तैयारी यानी जीत की तैयारी भला करेगी भी तो करेगी कैसे। लेकिन कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि विपरीत हालात में तमाम जो आरोप थे, प्रत्यारोप थे, उन सबको धता बताते, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने किस अंदाज में मंदिर की सियासत को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी की घेराबंदी करने की कोशिश की थी और पुष्कर सिंह धामी को अभिमन्यु साबित करने के लिए चक्रव्यूह इसी आधार पर रचा था। चाहे दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम मंदिर कंट्रोवर्सी का मसला गणेश गोदियाल से लेकर के कांग्रेस के सारे दिग्गज उठा ही रहे थे, उसके अलावा जो सोना का पीतल बन जाने वाला मसला था उसको भी कांग्रेस ने नए सिरे से उठाया था। करण मारा तो बाकायदा यात्रा निकाल करके हरिद्वार के हर की पैड़ी से केदारनाथ धाम पहुंचे थे। तो क्या समझा जाए कि इन तमाम आरोपों से जनता की अदालत ने मुख्यमंत्री धामी, बीजेपी और उनकी सरकार को बरी कर दिया है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनावी जीत ही सबसे बड़ी जीत होती है, सबसे बड़ा न्याय इसी को माना जाता है। तो क्या समझ जाए कि जो तमाम आरोप पुष्कर सिंह धामी की सरकार और बीजेपी पर कांग्रेस लगा रही थी, उन सब आरोपों पर जनता ने विराम लगा दिया है। कम से कम जीत के बाद तो ये कहा ही जा सकता है। तो आने वाले समय में देखना होगा बीजेपी की सियासत में अब क्या बदलाव आता है, मुख्यमंत्री धामी खुद को कितना मजबूत पाते हैं और दिल्ली दरबार में उनके नंबर कितने ज्यादा बढ़ते हैं, कितनी मजबूती होती है, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी कैबिनेट का एक्सपेंशन का लेकर के भी लगातार बात होती है, 4 मंत्री पद रिक्त पड़े हुए हैं, उसको लेकर के अब क्या होने वाला है। और फिर जो निकाय चुनाव से पहले जो केदारनाथ में बीजेपी को जीत मिली है, इसका निश्चित तौर पर असर निकाय चुनाव के परिणामों पर भी देखने को मिलेगा। कांग्रेस के काडर्स में जो जोश आया था बद्रीनाथ मंगलोर से, वो कहीं ना कहीं एक तरह से निराशा में न बदल जाए, बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल कांग्रेस के संगठन के भीतर का भी, क्या तालमेल नेताओं में आपस में बन पा रहा है। क्या कांग्रेस जो मंदिर को लेकर के जो चक्रव्यूह बनाना चाह रही थी केदारनाथ धाम के मुद्दे को ही आगे बढ़ाकर, क्या उसी चक्रव्यूह में खुद फंस करके रह गई है। और मनोज रावत उसके लिए बहुत कमजोर कड़ी साबित हुए हैं। उसके अलावा जो बॉबी फैक्टर है, जिसमें त्रिभुवन सिंह चौहान चुनाव लड़ जाते हैं, 9000 प्लस वोट ले जाते हैं, क्या उसको विपक्ष की राजनीति के लिहाज से, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस जिस तरह से इग्नोर करती रही है, ये उसके लिए केदारनाथ ही नहीं 2027 की सियासत के लिहाज से भी घाटे का सौदा होता है, हो सकता है, साबित हो सकता है। ये अपने आप में बहुत सारे सवाल है, लेकिन कुल मिलाकर के आज कहा जा सकता है कि केदारनाथ की जीत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की मौजूदा सियासत के लिए, पहाड़ की पॉलिटिक्स के लिए सबसे बड़ा सत्ता का बाजीगर, सत्ता का और जीत का एक तरह से सिकंदर साबित कर दिया है। धनी जोड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।